क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है? यकीन मानिए, मध्ययुग में आप एक दिन भी टिक नहीं पाते। आज की सहूलियतों ने हमें कमजोर बना दिया है और मध्ययुगीन लोग रोजाना जिन हालातों का सामना करते थे, वो आपकी रूह कंपा देंगे। चलिए बात करते हैं मध्ययुगीन भोजन की, एक ऐसा खाना जो आपको 21वीं सदी में वापस भागने पर मजबूर कर देगा। इससे पहले कि आप मैकडॉनल्ड्स का नाम भी ले पाएं, सबसे पहले फिल्मों में दिखाई गई भव्य दावतों को भूल जाइए, जहां टर्की की बड़ी बड़ी टांगें परोसी जाती थीं। आम लोगों के लिए भोजन बेस्वाद, उबाऊ और अक्सर खतरनाक होता था। ज्यादातर लोग ऐसा खाना खाते थे जो किसी सूखते हुए पेंट को देखने जितना ही रोमांचक था। किसान मुख्य रूप से पॉटेज नामक चीज पर जिंदा रहते थे, जो मूल रूप से एक दर्दनाक पानी जैसा सूप था जो किसी भी सब्जी से बनता था, जिसे वे उगा सकते थे और उसे दिनों तक एक ही बर्तन में पकाया जाता था। ये मां के रहस्यमय स्टू का मध्ययुगीन संस्करण था, सिवाय इसके कि सब्जियों को छिपाने के बजाय इसमें घुन और गंदगी छिपी होती थी। रोटी लगभग सभी के लिए मुख्य भोजन थी, लेकिन ये वैसी मुलायम कटी हुई चीज नहीं थी जिसका हम आज आनंद लेते हैं। मध्ययुगीन रोटी मोटी, गहरी और अक्सर हर तरह की अनचाही चीजों से भरी होती थी। इस्तेमाल किया जाने वाला आटा आमतौर पर पत्थर के पहियों के बीच पीसा जाता था, जो मिश्रण में टूटकर गिर जाते थे। उस समय के लोगों के दांत ज्यादा मजबूत होते थे, अच्छे जीन्स के कारण नहीं, बल्कि लगातार ऐसी चीज चबाने से जो मूल रूप से पत्थर से भरा आटा था। यहां एक भयानक तथ्य है, ज्यादातर रोटी में अर्गट होता था, एक कवक जो राई पर उगता है। अर्गट विषाक्तता, मतिभ्रम, जलन की अनुभूति और कभी कभी मौत का कारण बन सकती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अर्गट विषाक्तता ने डायन शिकार के उन्माद में योगदान दिया हो सकता है, क्योंकि पूरे शहर एक साथ मतिभ्रम करने लगते थे। कल्पना कीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आपका पड़ोसी एक डायन है, जबकि असल में आपके बेकर को बस अपने उपकरण साफ करने की जरूरत थी। मांस ज्यादातर लोगों के लिए एक विलासिता थी। जब उन्हें ये मिलता भी था तो ये अक्सर लगभग सड़ा हुआ होता था, क्योंकि कोई रेफ्रिजरेशन नहीं था। सड़ते हुए मांस के स्वाद को छिपाने के लिए वे भारी मसालों का इस्तेमाल करते थे, अगर वे इसे वहन कर सकते थे। अन्यथा आप बस अपनी नाक बंद करके सबसे अच्छे की उम्मीद करते थे। मध्य युग में 5 सेकंड का नियम 5 दिन के नियम जैसा था। सबसे बुरी बात, आप इस भयानक भोजन को पानी से भी नहीं धो सकते थे, क्योंकि इसे पीने से आप बीमार पड़ जाते। अधिकांश जल स्रोत मानव अपशिष्ट और अन्य गंदी चीजों से दूषित थे। इसके बजाय हर कोई, बच्चों सहित, बियर या एल पीता था। वो नहीं जो आज हमारे पास है, बल्कि एक कमजोर संस्करण जो पानी से ज्यादा सुरक्षित था, क्योंकि बनाने की प्रक्रिया कीटाणुओं को मार देती थी। एक अध्ययन में पाया गया कि औसतन मध्ययुगीन किसान प्रतिदिन लगभग 8 पिंट एल का सेवन करता था। 5 साल के बच्चे भी नियमित रूप से हर भोजन के साथ एल पीते थे। मध्ययुगीन बच्चों को पीने के लिए नकली आईडी की जरूरत नहीं थी। उन्हें पानी पाने के लिए उनकी जरूरत थी। मछली एक और आम भोजन थी, लेकिन आमतौर पर सुखाकर या नमक लगाकर संरक्षित की जाती थी, क्योंकि ताजी मछली जल्दी खराब हो जाती थी। तट के पास रहने वाले लोगों को ताजी मछली मिल सकती थी, लेकिन अंतर्देशीय निवासियों के लिए मछली दिनों या हफ्तों पुरानी आती थी। अकेली गंध ही आपको बेहोश कर देती। अब तक आपका पेट शायद खराब हो रहा होगा, जो हमें अगले मध्ययुगीन डरावने सच पर पूरी तरह से ले आता है। आम आदमी के लिए शौचालय जाने का मतलब था एक चेंबर पॉट का उपयोग करना, जो मूल रूप से बिस्तर के नीचे रखा एक कटोरा या बाल्टी थी। एक बार भर जाने पर आप इसे या तो खुद खाली करते थे या किसी के आने का इंतजार करते थे। वे इसे कहाँ खाली करते थे? आमतौर पर सीधे खिड़की से बाहर और नीचे गली में। मध्ययुगीन संस्करण का नीचे देखो गिरती हुई चीजों के बारे में नहीं था, बल्कि गिरते हुए मल के बारे में था। शहरों में आम प्रथा थी कि कचरे को ऊपरी खिड़कियों से फेंकने से पहले बस गाड़ी लू चिल्लाया जाता था। यह चेतावनी फ्रांसीसी वाक्यांश गार्डेज लव से आई है, जिसका अर्थ है पानी से सावधान रहो। बेशक पानी से उनका मतलब कुछ कम सुखद था। यह प्रथा इतनी आम थी कि कुछ मध्ययुगीन शहरों में नियम था कि कचरा केवल रात 10 बजे के बाद ही खिड़कियों से फेंका जा सकता था। अगर आप भाग्यशाली थे कि किसी महल में जा पाए, तो आपको गार्डरोब नामक कुछ मिल सकता था, जो अनिवार्य रूप से एक पत्थर की सीट में एक छेद था जो कचरे को सीधे महल की दीवार के नीचे गिराता था। डोवर कैसल में पुरातत्वविदों को एक गार्डरोब मिला जो कचरे को लगभग 70
फीट नीचे गिराता था। राजाओं और रानियों के पास सिंहासन हो सकते थे, लेकिन उनके शौचालय बस हवादार छेद थे। उन लोगों के लिए जो अपने चेंबर पॉट तक घर जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे, विकल्प गंभीर थे। सार्वजनिक क्षेत्रों में अक्सर निर्दिष्ट स्थान होते थे जहां लोग खुद को राहत देते थे, जिससे वो बनता था जिसे अब हम खुली नालियां कहेंगे। लंदन में कॉमन प्रिवीज नामक स्थान थे जो नदियों के ऊपर बने थे, लेकिन ये बहुत कम थे। मानव अपशिष्ट को इकट्ठा करने और निपटाने का काम गोम फार्मर्स के दुर्भाग्यपूर्ण शीर्षक वाले श्रमिकों पर पड़ता था। ये बहादुर आत्माएं मलकुंडों से कचरा इकट्ठा करती थीं और इसे शहर की दीवारों के बाहर ले जाती थीं। वे केवल रात में काम कर सकते थे और गंध उन पर इतनी चिपकी रहती थी कि उन्हें सार्वजनिक सभा स्थलों में जाने की अनुमति नहीं थी। भयानक परिस्थितियों के बावजूद गोंग फार्मर्स को वास्तव में काफी अच्छा भुगतान किया जाता था, एक साधारण मजदूर से लगभग 4 गुना। मध्ययुगीन शहरों की गंध प्रसिद्ध थी। लंदन में टेम्स नदी कचरे से इतनी प्रदूषित थी कि इसे बदबू का राक्षस कहा जाता था। टॉयलेट पेपर भूल जाइए, लोग जो कुछ भी उपलब्ध था उसका उपयोग करते थे। पत्तियां, काई, उनका बायां हाथ, या यदि वे अमीर थे तो ऊन या भांग के टुकड़े। रोमनों ने वास्तव में छड़ियों पर स्पंज का इस्तेमाल किया था जिसे वे सिरके या खारे पानी में धोते थे, लेकिन ये ज्ञान मध्य युग तक ज्यादातर खो गया था। जल जनित बीमारी से बचने के लिए एल पीने और फिर खुद को राहत देने के लिए कोई उचित जगह न मिलने के बाद आप 21वीं सदी में वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बाथरूम की स्थिति कई क्रूर वास्तविकताओं में से सिर्फ एक थी जिसने मध्ययुगीन जीवन को अस्तित्व की एक दैनिक परीक्षा बना दिया था। एक बहादुर शूरवीर या एक महल में एक सुंदर युवती होने की उन रोमांटिक धारणाओं को भूल जाइए। मध्ययुग में ज्यादातर लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक कमरतोड़ काम करते थे और मुश्किल से ही जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमा पाते थे। अधिकांश लोग किसान थे जो कुलीनों के स्वामित्व वाली भूमि पर काम करते थे। उनकी दिनचर्या भोर में उठो, शाम तक काम करो, बिस्तर में ढह जाओ, मौत तक दोहराओ। एक सामान्य किसान बैलों द्वारा खींचे गए लकड़ी के औजारों से खेत जोतता था, हाथ से बीज बोता था और साधारण दरांती से फसल काटता था। फसल के मौसम में किसान चिलचिलाती धूप में 16 घंटे काम करते थे। मध्ययुगीन इंग्लैंड के रिकॉर्ड बताते हैं कि एक सामान्य खेत मजदूर शारीरिक श्रम से ही रोजाना 4000 से ज्यादा कैलोरी जलाता था। मध्ययुगीन किसानों को जिम सदस्यता की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस मंगलवार तक जीवित रहने की जरूरत थी। जो लोग खेती नहीं करते थे उनके लिए व्यापार और शिल्प वैकल्पिक करियर प्रदान करते थे, हालांकि इनके साथ अपनी कठिनाइयां थीं। लोहार धुएं से भरी भट्टियों में दिन बिताते थे, जहरीले धुएं में सांस लेते थे और जलने और आंखों की चोटों का जोखिम उठाते थे। चर्मकार जो जानवरों की खाल को चमड़े में बदलते थे, मूत्र और जहरीले रसायनों के साथ काम करते थे जो उनकी त्वचा को पीला कर देते थे और उन्हें भयानक गंध देते थे जो हर जगह उनका पीछा करती थी। एक कुशल व्यापारी बनना चाहते हैं? बेहतर है जल्दी शुरू करें। प्रशिक्षुता आमतौर पर 7 साल की उम्र में शुरू होती थी, जब बच्चों को एक मास्टर शिल्पकार के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता था। ये युवा प्रशिक्षु सप्ताह में 6 या 7 दिन 14 साल तक काम करते थे, इससे पहले कि वे जर्नीमैन बन सकें। मध्ययुगीन करियर सलाहकारों के पास एक बहुत ही सरल चयन प्रवाह चार्ट था। क्या आप भारी चीजें उठा सकते हैं? यदि हां तो किसान, यदि नहीं तो जल्दी मौत। कुछ नौकरियां विशेष रूप से गरीबों और हताशों के लिए डिजाइन की गई थीं। लिंक बॉयज वे बच्चे थे जो रात में अमीर लोगों के लिए रास्ता रोशन करने के लिए मशालें ले जाते थे। प्योर फाइंडर चर्मकारों को बेचने के लिए कुत्ते का मल इकट्ठा करते थे। ज्यादातर नौकरियों के लिए वेतन मुश्किल से ही बुनियादी गुजारे को पूरा कर पाता था। मध्ययुगीन इंग्लैंड में एक दिहाड़ी मजदूर प्रतिदिन 1 या 2 पेंस कमा सकता था, जो लगभग 2 रोटियां खरीदने के लिए पर्याप्त था। न्यूनतम मजदूरी जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। अवधारणा ये थी न्यूनतम जिसकी आपको जरूरत है ताकि आप अपना काम पूरा करने से पहले मर न जाएं। इतने शारीरिक रूप से मांग वाले काम और खराब पोषण के साथ आपका शरीर जल्दी ही घिस जाता था। बीमारी हर जगह थी। दवा व्यावहारिक रूप से न के बराबर थी और जिसे स्वास्थ्य सेवा माना जाता था उसे आज यातना माना जाएगा। मध्ययुगीन वेबएमडी के पास हर चीज के लिए बस एक ही निदान था। आप शायद मरने वाले हैं, एक साधारण सर्दी या फ्लू जिसका हम आराम और दवाओं से इलाज करते हैं। मौत की सजा हो सकती थी कीटाणुओं या संक्रमण की समझ के बिना। मध्ययुगीन लोग मानते थे कि बीमारी खराब हवा या 4 शारीरिक रसों के
असंतुलन से होती है। रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। बुखार है, रक्तपात का समय आ गया है। इसमें एक नस को काटना और एक कटोरे में खून निकालना शामिल था। मध्ययुगीन डॉक्टरों के पास हर चीज का एक ही समाधान था। आपके पास बहुत ज्यादा खून है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। जोंक एक और लोकप्रिय उपचार था। ये खून चूसने वाले परजीवी त्वचा पर खराब खून निकालने के लिए लगाए जाते थे। एक चिकित्सा ग्रंथ में कुछ स्थितियों के लिए एक बार में 70 जोंक का उपयोग करने की सिफारिश की गई थी। बीमारी से मृत्यु दर चौंका देने वाली थी। लगभग 30% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते थे और औसत जीवन प्रत्याशा 30 से 40 साल के बीच थी। ब्यूबोनिक प्लेग ने 14वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप की लगभग 50% आबादी को मार डाला था। दांतों की समस्याएं विशेष रूप से भयानक थीं। उचित टूथब्रश या दंत स्वच्छता की समझ के बिना दांतों की सड़न आम थी। मध्ययुगीन दंत चिकित्सकों को अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी, वे बस तब तक इंतजार करते थे जब तक कोई इतनी जोर से चिल्ला न रहा हो कि पूरे शहर में सुना जा सके। जो दवाएं उपलब्ध थीं वे भी अक्सर जानलेवा होती थीं। पारा त्वचा की स्थितियों से लेकर सिफिलिस तक हर चीज के लिए निर्धारित किया गया था। उनकी दवाओं को दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी लेबल की जरूरत नहीं थी। दुष्प्रभाव हमेशा ये था, आपको बीमारी से ज्यादा तेजी से मार सकता है। सबसे बुरी बात, कई बीमारियां स्वच्छता की खराब समझ के कारण फैलती थीं। उनका हैंड सैनिटाइजर का विचार अपनी हथेलियों को अपने पहले से ही गंदे कपड़ों पर पोंछना था, जो एक गंदे जूते को गंदे मोजे से साफ करने की कोशिश करने जैसा है। भले ही आप किसी तरह इन सभी मध्ययुगीन चिकित्सा उपचारों से बच गए हों, आपकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। मध्ययुग में जीवन ने प्रत्येक दिन को एक चुनौती बनाने के कई अन्य तरीके खोज लिए थे। मध्ययुग में न्याय सिर्फ अंधा नहीं था, यह सरासर क्रूर, अन्यायपूर्ण और अक्सर पूरी तरह से यादृच्छिक था। कानूनी प्रणाली उन सिद्धांतों पर काम करती थी जो आधुनिक वकीलों को दहशत में चीखने पर मजबूर कर देते। सबसे पहले, कानून एक शहर से दूसरे शहर में बहुत भिन्न होते थे। जो एक गांव में पूरी तरह से कानूनी था, वो आपको सिर्फ 5 मील दूर एक कालकोठरी में डाल सकता था। कोई मानकीकृत कानूनी संहिता नहीं थी और ज्यादातर आम लोगों को पता नहीं होता था कि वास्तव में कानून के खिलाफ क्या है, जब तक कि उन पर इसे तोड़ने का आरोप नहीं लगाया जाता। मध्ययुगीन मिरांडा अधिकारों में शामिल था। तुम्हें सजा पाने का अधिकार है, तुम्हें दया की भीख मांगने का अधिकार है, उसके लिए शुभकामनाएं। सजा शायद ही कभी अपराध के अनुरूप होती थी। भूखे होने पर भोजन चुराने जैसे छोटे अपराधों के परिणाम स्वरूप एक हाथ काटा जा सकता था। मध्ययुगीन इंग्लैंड में 200 से ज्यादा विभिन्न अपराधों में मौत की सजा थी, जिसमें राजा के जंगल में एक पेड़ काटना या 12 पेन से ज्यादा की संपत्ति चोरी करना शामिल था। मुकदमे हमारी आधुनिक अदालत प्रणाली की तरह कुछ भी नहीं थे। यदि आप पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया था तो अपनी बेगुनाही साबित करने में अक्सर अग्नि परीक्षा शामिल होती थी। एक आम तरीका आरोपी को 9 फीट तक एक लाल गर्म लोहे की छड़ ले जाने के लिए मजबूर करना था। यदि आपके जले हुए घाव 3 दिनों के भीतर साफ सुथरे ढंग से ठीक हो जाते तो आप निर्दोष थे। यदि वे संक्रमित हो जाते, जो कि आधुनिक चिकित्सा के बिना लगभग तय था, तो आप दोषी थे। उनका झूठ पकड़ने का परीक्षण मूल रूप से था, चलो देखते हैं कि क्या भगवान इस दर्दनाक चीज को तुम्हें चोट पहुंचाने से रोकते हैं। एक और लोकप्रिय तरीका जल परीक्षा था। आरोपी को बांधकर नदी या झील में फेंक दिया जाता था। यदि आप डूब जाते तो आप निर्दोष थे, यदि आप तैरते तो आप दोषी थे और मार दिए जाते। तर्क, पानी शुद्ध होने के कारण दोषी को अस्वीकार कर देगा। इसने आरोपी के लिए एक शाब्दिक मजीत की स्थिति पैदा कर दी। जो लोग दोषी पाए जाते थे उनके लिए फांसी के तरीके यथासंभव सार्वजनिक और भयानक होने के लिए डिजाइन किए गए थे। फांसी देना वास्तव में अधिक दयालु तरीकों में से एक था। ड्राइंग एंड क्वार्टरिंग, जहां अपराधी को घोड़ों द्वारा गलियों में घसीटा जाता था, लगभग मरने तक लटकाया जाता था, जिंदा रहते हुए आंतें निकाल दी जाती थीं, सिर कलम कर दिया जाता था और फिर 4 टुकड़ों में काट दिया जाता था। देशद्रोह जैसे सबसे बुरे अपराधों के लिए आरक्षित था। सार्वजनिक फांसी सामुदायिक कार्यक्रम होते थे जो अक्सर भारी भीड़ को आकर्षित करते थे, जो भोजन और पेय लाते थे, जैसे कि किसी त्योहार में शामिल हो रहे हों। मध्ययुगीन मनोरंजन के विकल्प सीमित थे। आप किसी को फांसी पर चढ़ते देख सकते थे या घर पर रहकर अपनी दीवार को घूर सकते थे। ज्यादातर लोगों ने फांसी को चुना। कुलीन शायद ही कभी आम लोगों की तरह न्याय प्रणाली का सामना करते थे।
यदि किसी कुलीन पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता था तो वे अक्सर द्वंद्व युद्ध द्वारा मुकदमे की मांग कर सकते थे और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पेशेवर लड़ाकू को काम पर रख सकते थे। अमीर अपराधी सजा से बचने के लिए पीड़ितों के परिवारों को ब्लड मनी भी दे सकते थे। इस बीच अपराधों के आरोपी गरीब लोगों के पास लगभग कोई बचाव विकल्प नहीं था। जेलों के बारे में क्या? मध्ययुगीन जेलें दीर्घकालिक सजा के लिए नहीं थीं। वे तब तक के लिए होल्डिंग सेल थीं जब तक कि आपकी वास्तविक सजा नहीं दी जा सकती। ये काल कोठरियां अंधेरी, भीड़ भाड़ वाली खाइयां थीं जहां कैदियों को अक्सर दीवारों या फर्श से जंजीर से बांध दिया जाता था। राज्य द्वारा कोई भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता था। कैदी भोजन लाने के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहते थे या वे बस भूखे मर जाते। यातना कानूनी प्रक्रिया का एक मानक हिस्सा थी जिसका उपयोग केवल सजा के लिए नहीं बल्कि कबूलनामे निकालने के लिए भी किया जाता था। रैक जैसे उपकरण जो जोड़ों के उखड़ने तक अंगों को खींचते थे। कुलीन शायद ही कभी आम लोगों की तरह न्याय प्रणाली का सामना करते थे। यदि किसी कुलीन पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता था तो वे अक्सर द्वंद्व युद्ध द्वारा मुकदमे की मांग कर सकते थे और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पेशेवर लड़ाकू को काम पर रख सकते थे। अमीर अपराधी सजा से बचने के लिए पीड़ितों के परिवारों को ब्लड मनी भी दे सकते थे। इस बीच अपराधों के आरोपी गरीब लोगों के पास लगभग कोई बचाव विकल्प नहीं था। जेलों के बारे में क्या? मध्ययुगीन जेलें दीर्घकालिक सजा के लिए नहीं थीं। वे तब तक के लिए होल्डिंग सेल थीं जब तक कि आपकी वास्तविक सजा नहीं दी जा सकती। ये काल कोठरियां अंधेरी, भीड़ भाड़ वाली खाइयां थीं जहां कैदियों को अक्सर दीवारों या फर्श से जंजीर से बांध दिया जाता था। राज्य द्वारा कोई भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता था। कैदी भोजन लाने के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहते थे या वे बस भूखे मर जाते। यातना कानूनी प्रक्रिया का एक मानक हिस्सा थी जिसका उपयोग केवल सजा के लिए नहीं बल्कि कबूलनामे निकालने के लिए भी किया जाता था। रैक जैसे उपकरण जो जोड़ों के उखड़ने तक अंगों को खींचते थे। आयरन मेडन या कीलों से भरा ताबूत जैसा कंटेनर और थंब स्क्रू जो उंगलियों को कुचलते थे का उपयोग कबूलनामे पाने के लिए किया जाता था, चाहे सच हो या झूठ। ज्यादातर लोग यातना समाप्त करने के लिए कुछ भी कबूल कर लेते थे जो आमतौर पर फांसी की ओर ही ले जाता था। मध्ययुगीन न्याय प्रणाली का आदर्श वाक्य ये भी हो सकता था, कबूल करो या पीड़ा सहो, फिर वैसे भी पीड़ा सहो। सार्वजनिक अपमान छोटे अपराधों के लिए एक आम सजा थी। स्टॉक्स में बंद होने का मतलब था एक सार्वजनिक चौक में अपने सिर और हाथों को लकड़ी के तख्तों के बीच फंसाकर बैठना, जबकि शहर के लोग आप पर सड़ा हुआ भोजन, कीचड़ और इससे भी बदतर चीजें फेंकते थे। डकिंग स्टूल का उपयोग मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए किया जाता था जिन पर गपशप करने या अपने पतियों से बहस करने का आरोप होता था। उन्हें एक कुर्सी से बांधकर बार बार पानी के नीचे डुबोया जाता था। मध्ययुगीन कानून प्रवर्तन समान रूप से आदिम था। कोई पेशेवर पुलिस नहीं थी। कस्बों ने रात के पहरेदारों को काम पर रखा जो अक्सर बुजुर्ग लोग होते थे जिन्हें नियमित काम के लिए बहुत बूढ़ा माना जाता था। उनका मुख्य कर्तव्य था कि अगर वे कोई अपराध या आग देखें तो अलार्म बजाना। मध्ययुगीन पुलिस आपको आपके अधिकार नहीं पढ़कर सुनाती थी, वे बस चिल्लाते थे, चोर रोको, और उम्मीद करते थे कि भीड़ में से कोई आपको गिराने के लिए एक पैर बाहर निकाल देगा। भले ही आप निर्दोष हों, केवल एक अपराध का आरोपी होना ही आपके जीवन को बर्बाद कर सकता था। निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो की अवधारणा मौजूद नहीं थी। एक बार आरोप लगने पर आपको मूल रूप से दोषी मान लिया जाता था और इन भयानक अग्नि परीक्षाओं या मुकदमों के माध्यम से किसी तरह अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ आप पर था। अगर कानूनी प्रणाली ने आपको नहीं मारा तो शायद आप एक और मध्ययुगीन आतंक का अनुभव करने के लिए लंबे समय तक जीवित रहते। मध्ययुगीन युद्ध वैसा कुछ भी नहीं था जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। खुले मैदानों में चमकते हुए शूरवीरों के शानदार युद्धों को भूल जाइए। वास्तविक मध्ययुगीन मुकाबला अराजक, क्रूर और आम आदमी के लिए लगभग निश्चित रूप से घातक था। युद्ध लगातार होते रहते थे। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल के युद्ध के दौरान लड़ाई 1337 से 1453 तक चली। ये 116 साल का रुक रुक कर होने वाला संघर्ष है। औसत मध्ययुगीन व्यक्ति अपने जीवन काल में कई युद्धों का अनुभव करता, जबकि आज कई लोग बिना युद्ध देखे अपना पूरा जीवन जी लेते हैं। चलिए कवच के बारे में बात करते हैं। केवल सबसे अमीर शूरवीर ही पूर्ण प्लेट कवच खरीद सकते थे जिसकी कीमत एक आधुनिक स्पोर्ट्स कार के बराबर थी। प्लेट कवच का एक पूरा सेट एक कुशल शिल्पकार की लगभग 2 से 3 साल की आय का प्रतिनिधित्व करता था। अधिकांश सैनिकों ने गद्देदार कपड़े के वस्त्र पहने थे जिन्हें गैम्बिसन कहा जाता था, शायद कुछ धातु की प्लेटों के साथ। यदि वे भाग्यशाली थे
चमकते कवच में शूरवीर महंगी स्पोर्ट्स कारों वाले लोगों का मध्ययुगीन संस्करण थे। दुर्लभ दिखावा करने वाले और शायद किसी चीज की भरपाई कर रहे थे। हथियारों के बारे में क्या? तलवारें महंगी थीं और मुख्य रूप से शूरवीरों और कुलीनों द्वारा उपयोग की जाती थीं। आम सैनिकों ने भाले, कुल्हाड़ियां या लड़ने के लिए संशोधित कृषि उपकरणों का उपयोग किया। सबसे डरावना मध्ययुगीन हथियार वास्तव में लॉन्गबो था, जो करीब से अधिकांश कवच को भेद सकता था। अंग्रेज लॉन्गबोमैन बचपन से प्रशिक्षण लेते थे 200 पाउंड के धनुष को हजारों बार खींचने के शारीरिक तनाव से विकृत कंकाल विकसित कर लेते थे। मध्ययुगीन युद्ध अविश्वसनीय रूप से घातक थे। 1461 में टाउटन की लड़ाई में एक ही दिन में लगभग 28,000 लोग मारे गए, जो इंग्लैंड की पूरी पुरुष आबादी का लगभग 1% था। कई लोग लड़ाई के साथ आए बर्फीले तूफान में ठंड से मर गए, इससे पहले कि वे युद्ध देख पाते। संक्रमण के कारण युद्ध के घाव लगभग हमेशा घातक होते थे, भले ही वे तुरंत जानलेवा न हों। किसानों के लिए युद्ध का सबसे बुरा हिस्सा लड़ाइयां भी नहीं थीं, ये वो था जो सेनाएं लड़ाइयों के बीच करती थीं। मध्ययुगीन सेनाएं जमीन पर रहती थीं, जिसका अर्थ है कि वे स्थानीय गांवों से जो भी भोजन और आपूर्ति की जरूरत होती थी ले लेती थीं। इसमें अक्सर फसलें जलाना, पशुधन को मारना और घरों को नष्ट करना शामिल था। दोनों पक्षों के सैनिक समुदायों को लूटते, नागरिकों को भूखा मरने के लिए छोड़ देते। हमारे सैनिकों का समर्थन करें का मध्ययुगीन संस्करण का मतलब था, कृपया हमारा सारा भोजन न लें और हमारे घरों को न जलाएं। घेराबंदी विशेष रूप से भयानक थी। जब एक सेना एक महल या दीवार वाले शहर को घेर लेती थी, तो अंदर फंसे लोगों को धीमी भुखमरी का सामना करना पड़ता था। 885-886 में पेरिस की घेराबंदी के दौरान निवासियों ने चूहों, बिल्लियों और अंततः एक दूसरे को खाने का सहारा लिया। घेराबंदी महीनों या वर्षों तक चल सकती थी। 1600 के दशक में कैंडिया या आधुनिक हेराक्लियोन की घेराबंदी 21 साल तक चली, जो इतिहास की सबसे लंबी घेराबंदी है। बीमारी ने वास्तविक लड़ाई से कहीं ज्यादा सैनिकों को मार डाला। सेनाओं ने बीमारी के लिए एकदम सही परिस्थितियां बनाईं। खराब स्वच्छता, सीमित भोजन और दूषित पानी के साथ तंग क्वार्टरों में रहने वाले हजारों लोग। धर्मयुद्ध के दौरान यूरोपीय सेनाएं अक्सर अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही अपने आधे आदमियों को बीमारी से खो देती थीं। मध्ययुगीन सेना के चिकित्सकों के पास 2 उपचार थे। छोटे घावों के लिए इस पर कुछ गंदगी रगड़ो और बाकी सबके लिए अपने निर्माता से मिलने की तैयारी करो। युद्ध क्षेत्रों में फंसे नागरिकों को भयानक विकल्पों का सामना करना पड़ता था। भागने का मतलब था घरों और संपत्ति को छोड़ना, संभवतः सड़क पर भुखमरी का सामना करना। रुकने का मतलब था गुजरती सेनाओं से हिंसा का जोखिम। महिलाओं और बच्चों को बख्शा नहीं जाता था। मध्ययुगीन क्रॉनिकल्स में उम्र या लिंग की परवाह किए बिना पूरे गांवों के नरसंहार का वर्णन है। यदि किसी तरह आप इन खूनी संघर्षों में शामिल होने से बच गए, घूमती सेनाओं से बच गए और युद्ध के कारण हुए अकाल से भूखे नहीं मरे, तो भी आपको रोजमर्रा के मध्ययुगीन जीवन की सामान्य दुर्दशा को सहन करना पड़ता। गंध आपको सबसे पहले प्रभावित करती। मध्ययुगीन शहर मानव अपशिष्ट, सड़ते भोजन, बिना धोए शरीर, चर्म शोधन रसायनों, बूचड़ खाने के अवशेषों और अनगिनत आग के धुएं से बदबू मारते थे। कचरा संग्रह के बिना कचरा सड़कों पर ढेर हो जाता था या निकटतम नदी में फेंक दिया जाता था। कसाई जानवरों की आंतें और खून अपनी दुकानों के ठीक बाहर फेंक देते थे। गंध इतनी तीव्र थी कि लोग पोमेंडर नामक जड़ी बूटियों की छोटी थैलियां अपनी नाक के नीचे रखने के लिए ले जाते थे। एयर फ्रेशनर का मध्ययुगीन संस्करण भयानक गंध वाली चीज को छिपाने के लिए थोड़ी कम भयानक गंध वाली चीज थी। व्यक्तिगत स्वच्छता व्यावहारिक रूप से न के बराबर थी। ज्यादातर लोग साल में केवल कुछ ही बार नहाते थे, आमतौर पर वसंत में और गर्मियों के अंत में। कई लोगों का मानना था कि नहाने से छिद्र खुल जाते हैं और बीमारी को शरीर में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। सर्दियों के महीनों में लोग बिना धोए 4 से 5 महीने गुजार सकते थे। सिर की जूं इतनी आम थीं कि उन्हें हटाने के लिए विशेष कंघे मानक सौंदर्य प्रसाधन उपकरण थे। मध्ययुगीन डेटिंग प्रोफाइल में केवल मध्यम जूं संक्रमण एक प्रमुख विक्रय बिंदु के रूप में शामिल होता। कपड़े असहज थे, शायद ही कभी धोए जाते थे और तब तक पहने जाते थे जब तक वे फट न जाएं। अंडरगारमेंट्स खुरदुरे लिनन से बने थे जो त्वचा में जलन पैदा करते थे। बाहरी वस्त्र भारी ऊन के थे जो लगातार खुजली करते थे। अमीर और गरीब दोनों के पास आमतौर पर कुल मिलाकर केवल 2 या 3 सेट कपड़े होते थे। जूते पतले चमड़े के बने होते थे जिनमें सपाट तलवे होते थे।
जो तत्वों से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते थे। भाषा की बाधा लगभग दुर्गम होती। 1400 के दशक की मध्य अंग्रेजी आधुनिक अंग्रेजी बोलने वालों को लगभग एक विदेशी भाषा की तरह लगती है। वाइट इज थिन नामा जैसे सामान्य वाक्यांश या तुम्हारा नाम क्या है समझ से बाहर होते। आपको दूसरों को समझने में संघर्ष करना पड़ता और वे सोचते कि आप बकवास बोल रहे हैं। गोपनीयता का अस्तित्व नहीं था। अधिकांश घरों में एक कमरा होता था जहां हर कोई खाता, काम करता और सोता था। बिस्तर कई परिवार के सदस्यों द्वारा साझा किए जाते थे और कभी कभी यात्री सराय में अजनबियों के साथ बिस्तर साझा करते। अमीर घरों में भी हर समय नौकर मौजूद रहते थे, जिसमें निजी क्षणों के दौरान भी शामिल था। मनोरंजन के विकल्प सीमित और अक्सर हिंसक थे। सार्वजनिक फांसी बड़ी भीड़ खींचती थी और त्योहारों के रूप में मनाई जाती थी। जानवरों को चारा डालना, जहां कुत्ते जंजीर से बंधे भालू या सांडों पर हमला करते थे, लोकप्रिय था। कम हिंसक विकल्पों में घूमने वाले कलाकारों को देखना या कवियों को कहानियां सुनाते सुनना शामिल था, लेकिन ये दुर्लभ अवसर थे। सामाजिक पदानुक्रम कठोर और क्षमा न करने वाला था। सामंती व्यवस्था का मतलब था कि हर किसी का एक निश्चित स्थान था और सामाजिक गतिशीलता लगभग असंभव थी। लगभग 90% आबादी किसान थी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और वे कुलीनों की भूमि पर काम करते थे। पद में ऊपर उठना या व्यवसाय बदलना शायद ही कभी होता था। ज्ञान सीमित था और अंधविश्वास ने अंतराल को भर दिया। अधिकांश लोग चुड़ैलों, राक्षसों और जादुई प्राणियों में विश्वास करते थे। चिकित्सा समस्याओं का श्रेय बुरी आत्माओं, खराब हवा या ज्योतिषीय प्रभावों को दिया जाता था। एक सूर्य ग्रहण पूरे शहर को दहशत में डाल सकता था, यह विश्वास करते हुए कि दुनिया खत्म हो रही है। मध्ययुगीन तथ्य जांच में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछना शामिल था कि क्या उन्होंने पहले वही बात सुनी थी। संचार धीमा और अविश्वसनीय था। समाचार एक पैदल दूत या घुड़सवार की गति से यात्रा करता था। 50 मील दूर से जानकारी आने में दिन लग सकते थे और दूसरे देशों से समाचार आने में महीने लग सकते थे, अगर ये बिल्कुल भी आता। हमारी मध्ययुगीन भयावहता की यात्रा में इस बिंदु तक आप अपने आरामदायक आधुनिक जीवन में वापस जाने का रास्ता बेसब्री से खोज रहे होंगे। इसके एंटीबायोटिक्स, इंडोर प्लम्बिंग, मानवाधिकार और डिओडोरेंट के साथ अतीत किताबों और फिल्मों में रोमांटिक लग सकता है, लेकिन मध्ययुगीन जीवन की वास्तविकता एक दैनिक संघर्ष थी जिसे हम में से कुछ आधुनिक मनुष्य एक दिन के लिए भी सहन नहीं कर सकते। वाइट इज थिन नामा जैसे सामान्य वाक्यांश या तुम्हारा नाम क्या है समझ से बाहर होते। आपको दूसरों को समझने में संघर्ष करना पड़ता और वे सोचते कि आप बकवास बोल रहे हैं। गोपनीयता का अस्तित्व नहीं था। अधिकांश घरों में एक कमरा होता था जहां हर कोई खाता, काम करता और सोता था। बिस्तर कई परिवार के सदस्यों द्वारा साझा किए जाते थे और कभी कभी यात्री सराय में अजनबियों के साथ बिस्तर साझा करते। अमीर घरों में भी हर समय नौकर मौजूद रहते थे, जिसमें निजी क्षणों के दौरान भी शामिल था। मनोरंजन के विकल्प सीमित और अक्सर हिंसक थे। सार्वजनिक फांसी बड़ी भीड़ खींचती थी और त्योहारों के रूप में मनाई जाती थी। जानवरों को चारा डालना, जहां कुत्ते जंजीर से बंधे भालू या सांडों पर हमला करते थे, लोकप्रिय था। कम हिंसक विकल्पों में घूमने वाले कलाकारों को देखना या कवियों को कहानियां सुनाते सुनना शामिल था, लेकिन ये दुर्लभ अवसर थे। सामाजिक पदानुक्रम कठोर और क्षमा न करने वाला था। सामंती व्यवस्था का मतलब था कि हर किसी का एक निश्चित स्थान था और सामाजिक गतिशीलता लगभग असंभव थी। लगभग 90% आबादी किसान थी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और वे कुलीनों की भूमि पर काम करते थे। पद में ऊपर उठना या व्यवसाय बदलना शायद ही कभी होता था। ज्ञान सीमित था और अंधविश्वास ने अंतराल को भर दिया। अधिकांश लोग चुड़ैलों, राक्षसों और जादुई प्राणियों में विश्वास करते थे। चिकित्सा समस्याओं का श्रेय बुरी आत्माओं, खराब हवा या ज्योतिषीय प्रभावों को दिया जाता था। एक सूर्य ग्रहण पूरे शहर को दहशत में डाल सकता था, यह विश्वास करते हुए कि दुनिया खत्म हो रही है। मध्ययुगीन तथ्य जांच में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछना शामिल था कि क्या उन्होंने पहले वही बात सुनी थी। संचार धीमा और अविश्वसनीय था।